सब लोगों को। तो मेरा नाम है अतुल कुमार। अभी हम प्रॉस्पर टेक्सास में रहते हैं। ओरिजिनली बिहार से ही है और शिव सर के सैनिक स्कूल तिलैया के जूनियर भी है। और उसके बाद सैनिक स्कूल के बाद फिर IIM अहमदाबाद से MBA भी किए और पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में ही है। तो रहते तो हैं मेरे लिए ही नहीं, बहुत सारे जो जिनको क्या NRI बोलते हैं, शिव सर की तरह, कि रहते तो हैं अमेरिका में, लेकिन शरीर अमेरिका में है। रोजी रोटी अमेरिका से ही कमाते हैं, लेकिन दिल भारत में ही रहता है। तो इसलिए भारत के एक एक न्यूज, एक एक खबर, स्पेशली जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है उसको मिनट मिनट का कोशिश रहते हैं। तो मोदी जी का ये जो जब से आए हैं तो उन्होंने बहुत सारे जो स्कीम्स लिए, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक पावरफुल एंड इम्प्रेसिव थिंग इज मेक इन भारत। क्या है कि आज भारत में जितने भी लोग हैं, स्पेशली यंग जनरेशन से यंग ओल्ड कोई भी हो, तो हमारा जो चाहे वो फोन यूज करते हो तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो चाहे एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, या सैमसंग का यूज कर रहे हैं, या और भी इतने कोरियन कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। तो जो भी यूज करते हैं, तो चाहे हम लोग फोन यूज करें, चाहे जो वेबसाइट यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो google.com, facebook.com, twitter.com, जो भी वेबसाइट यूज करते हैं या जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो ज्यादातर बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स, क्योंकि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और उसके बाद अमेरिका के बाद एक तो चाइना भी काफी यूज होने लगा था इंडिया में, Xiaomi और ये सब। धीरे धीरे उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है मोदी जी और उनकी सरकार ने। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हम बोलेंगे कि नहीं ये फोन यूज मत करो, या ये कार यूज मत करो, ये तो विदेशी कार है, तो कंज्यूमर तो वही यूज करेगा जो उसको उचित दाम पे और उचित क्वालिटी का मिलेगा, वही यूज करेगा। तो कंज्यूमर्स को अगर हमको भारत के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को अडॉप्ट कराना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक इन भारत, भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना पड़ेगा। चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर्स हो, कार्स हो, कोई भी चीज हो, इवन वेबसाइट्स हो, तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसी कॉन्टेक्स्ट में मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इन भारत। तो ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लाया था, इसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ की कंपनीज को और भारत की भी कंपनी अगर चाहते हैं तो भारत में चीजों को बनाए। और उसको बनाने के लिए पीछे 3 जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का थोड़ा ग्रोथ बढ़ाया जाए। क्या है कि भारत अभी काफी काफी सर्विसेज डोमिनेटेड इकोनॉमी है। जैसे मैं खुद इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैंने IT कंपनीज में काम किया है, BPO कंपनीज में काम किया है, तो कंसल्टिंग कंपनीज में काम किया है। तो उसमें क्या है कि सर्विसेज में तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है। पूरे दुनिया की क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, कॉग्निजेंट हो, या इवन सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ना क्या सबको? हाँ सुनाई दे रहा है। एक, ठीक है, एक बच्चे ने ऑन किया अपना फोन। रुमाना, अच्छा तनवीर, जो भी हो, ऑफ करो अपना फोन। कोई बात नहीं, से गलती से हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो बोल रहे थे कि जो मेक इन इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे कि भारत के में मैन्युफैक्चर होने वाली कार हो, फोन हो, कंप्यूटर्स हो, या जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी चीजें बन सकती हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में दे रहा था कि मैं खुद भी IT कंपनीज, BPO कंपनीज में काम किया हूँ। तो सर्विसेज में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। पूरे दुनिया का एक तरह से सॉफ्टवेयर का हब आज भारत है। इवन तो कंपनी के जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स है, वो हो सकता है अमेरिका में हो या दूसरे देशों में हो, लेकिन सबसे ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर हैं पूरी दुनिया में, तो वो भारत के लोग। इसी कारण से बहुत सारे भारत के जो लोग हैं आज अमेरिका में गए, चाहे इंग्लैंड गए, या पूरे वर्ल्ड में गए, तो उन कंपनी के ज्यादातर आप देखते होंगे, बहुत बार गर्व भी महसूस होता है कि भारत के जो लोग हैं वो सारे कंपनी के CEO हैं। चाहे गूगल के सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हो, तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज में
सर्विसेज इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, आईटी इंडस्ट्री में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर में थोड़ा सा हम लोग पीछे छूट गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो कारें बनती हैं, हमारे यहाँ जो फोन्स बनते हैं, वो ज्यादातर अभी भी अमेरिका के बने हुए कंपनीज, वहाँ के कंपनी से आती है। तो उस एरिया में एक बहुत बड़ा लेटेस्ट रिसेंट न्यूज है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। अभी कुछ समय पहले एप्पल ने भारत में, स्पेशली मुंबई में, बांद्रा कुर्ला में उन्होंने अपना खोला ऑफिस, और भी जो बड़ी कंपनीज है वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेक इन इंडिया का जो फोकस था कि इंडिया में हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी संख्या में, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एफडीआई कोई आ रहा है, तो अभी जो हेडलाइन है कि एफडीआई के सेक्टर में भारत अभी अमेरिका और चाइना से भी आगे निकल गया। सबसे ज्यादा लोग अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, मीडिया हो, हर फील्ड में कर रहे हैं। लेकिन एफडीआई आ गया और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अगर भारत में आ जाए तो उससे भारत का बहुत भला होगा। क्योंकि जो जॉब क्रिएशन का जो एक एजेंडा होता है किसी भी सरकार का, जैसे मोदी जी का भी एजेंडा है कि भारत के लोगों को नौकरी मिले। आज अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए बिहार में, बंगाल में, या जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो उसके लिए फैक्ट्रीज लगेगी, तभी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। ज्यादा लोगों को नौकरी फैक्ट्रीज से मिलती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह तो अच्छा काम करती है, अच्छा रेवेन्यू मार्जिन होता है, लेकिन जब तक फैक्ट्री नहीं मिलेगी तो आम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। मजदूर क्लास होता है या जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, उनको फैक्ट्री में ही काम मिलते हैं। तो इसलिए मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि अभी केवल भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधता है, बट भारत में ही हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके बीच में आपस का जो इंटरनल कंपटीशन है ना, वो सबसे पॉजिटिव चीज है। आज उड़ीसा में आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं। क्या नाम है, अपने बिहार के ही एक, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के ही जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल जी, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में है। तमिलनाडु अपना ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में काफी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है। वाइब्रेंट गुजरात तो बहुत सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस जमाने से वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है। हरियाणा हो, दिल्ली हो, इवन इवन बंगाल जो पिछड़े राज्य है, या बिहार, वहां पे भी अभी कल का ही एक न्यूज आया था कि और उसमें भी सॉरी अगर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट स्कूल का दे रहा हूँ, हमारे स्कूल का ही एक जूनियर है, मेरा 2 साल जूनियर है, महेश कुमार, उसने कंपनी खोली है टाइगर एनालिटिक्स। अब टाइगर एनालिटिक्स का उन्होंने पटना में भी एक ब्रांच खोल दिया। तो टाइगर एनालिटिक्स तो सिलिकॉन वैली में है, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे में है, पर टाइगर एनालिटिक्स आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, सर्विसेज के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया अगर होगा तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत सारे जो इवेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट वाइज इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज हो रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यानी कि हर भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा स्पेशलाइज स्किल है, स्पेशलाइज रिसोर्सेज है। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट बनाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आज देखेंगे कि अमेरिका में या किसी भी विकसित देश में देखेगा तो वहां पे कैलिफोर्निया में बहुत सारी कंपनी का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में बहुत सारे, कैलिफोर्निया में थोड़ा टेक्नोलॉजी कंपनीज का ज्यादा हब बना हुआ है। न्यूयॉर्क में जाएगा तो फाइनेंस कंपनीज का, जितने वर्ल्ड की बिग फाइनेंस कंपनी है, चाहे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। तो कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, और इस तरह से पूरे अमेरिका में। और मैं जैसे टेक्सास में हूँ, तो अभी टेक्सास का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जितनी बड़ी कंपनी है, इवन आपके हमारे एलॉन मस्क ने भी अपने हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से शिफ्ट करके टेक्सास कर दिया, ऑस्टिन में हेडक्वार्टर हो गया टेस्ला का। तो वो जो एग्जांपल क्यों, क्योंकि यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि आप अगर यहाँ करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट भी उसमें कुछ पैसा लगाएगी। तो इसलिए मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत में बहुत अच्छा है, और उसमें स्टेट्स के बीच में आपस का कंपटीशन करा दिया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिसोर्सेज और स्पेशलाइजेशन है। कहीं पे मान लीजिए कि गुजरात में मान लीजिए कि गारमेंट्स का बहुत पुराना इतिहास रहा है, कहीं पे केमिकल का बहुत स्ट्रांग है, कहीं पे मान लीजिए कि
भारत के झारखंड में माइनिंग का हमेशा से रहा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि टाटा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बट उस टाटा की शुरुआत ही हुई थी टाटा से, यानी जमशेदपुर से। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहुत सारे आयरन स्टील का रिसोर्सेज थे वहां पे। आप देखेंगे चाहे वो बोकारो हो, धनबाद हो, या और भी जो, या इवन जमशेदपुर हो, तो वहाँ इतने ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं कि वहां पे फैक्ट्री लगाना। तो इवन जो जमशेद जी थे वो थे तो बॉम्बे के, महाराष्ट्र, लेकिन उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई, टिस्को सेट किया, टेल्को सेट किया, कहाँ सेट किया? जमशेदपुर में किया। क्यों? क्योंकि वहाँ मिनरल्स ज्यादा थे, सबसे ज्यादा मिनरल्स है झारखंड में वहाँ। तो ये चीज स्टेट वाइज, इस स्टेट में कौन सा रिसोर्सेज ज्यादा है, एंड रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज, हो सकते हैं स्किल्ड लेबर, किस स्किल के ज्यादा लोग हो सकते हैं। किसी स्टेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत पुराना इतिहास रहा, तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ज्यादा लोग हो। बैंगलोर फॉर एग्जांपल आज आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब हो गया है, इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो चूंकि बैंगलोर में बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आज बैंगलोर में इन्फोसिस हो, कॉग्निजेंट हो, टीसीएस हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज का देखिएगा, बैंगलोर बहुत बड़ा हब हो गया है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हैदराबाद। अतुल एक सेकंड, हाँ इफ यू कुड, अगर तुम जो बात कर रहे हो मेरे को बताओ किस स्लाइड पे जाना है, तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा। तो अभी मैं स्लाइड नंबर 5 पे था। तो मेरे को बताओ ना यार, स्लाइड नंबर 6 पे। तो मेरे को बताओ ना, मैं तो वो एक ही पे रुका हुआ हूँ। अच्छा, तो सॉरी, तो मैं बोलते ही मुझे याद नहीं कि स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैंने तो ठीक है सर, अभी फिर से मैं शॉर्ट में आ जाता हूँ। तो फर्स्ट स्लाइड हो गया, स्लाइड 6 से कंटिन्यू करो। ठीक है, 6 पे आ जाता हूँ। ठीक है, वापस मैंने कुछ स्लाइड बोला, लेकिन वो स्लाइड्स को नहीं बोला तो लोग देख नहीं पाएंगे। तो अभी 6 स्लाइड पे आ रहे हैं। तो 6 स्लाइड की जो मैं बात कर रहा था कि मेक इन इंडिया वीक जैसे मनाया गया फरवरी 2016 में, तो उसमें अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्रियल इवेंट हुए, यानी कि जो मैं पहले ही बोला था कि चाहे वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, लेदर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बायोटेक हो, केमिकल्स हो, ड्रग्स हो, हेल्थ केयर हो, एविएशन, ऑटोमोबाइल, तो अलग अलग सेक्टर वाइज फोकस किया जा रहा है। वो बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम किसी एक सेक्टर, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि केवल आईटी सेक्टर पर फोकस रखेंगे तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, पर अगर हमको भारत में जॉब क्रिएशन करना है, रियल वैल्यू क्रिएट करना है, तो हमको अलग अलग सेक्टर वाइज करना है। तो आज देखिए कि एविएशन सेक्टर में तमिलनाडु के कुछ बच्चों ने स्पेस में भी एक रॉकेट भी भारत के कुछ लोग छोड़ रहे हैं। बायोटेक के फील्ड में तो भारत पूरी दुनिया में काफी नाम कर ही रहा है। किरण मजूमदार शाह का नाम आपने सुना होगा। सिमिलरली ड्रग्स, फार्मा कंपनी जो है, ज्यादातर कंपनीज का इवन तो हेडक्वार्टर हो सकता है कि अमेरिका में हो, मैं खुद इस इंडस्ट्री में था। अब चाहे फाइजर हो, चाहे जो बड़ी बड़ी कंपनी फाइजर हो, चाहे जीएसके हो, या जितनी बड़ी भी कंपनी हो, पर उनके ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है फार्मा का, वो भारत में होता है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा स्किल लेबर उस फील्ड में। तो फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, सिमिलरली गारमेंट मैंने बोला, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी चीज है। अभी रिसेंटली जब मोदी जी अब यूएस आए थे, तो जो बाइडेन के साथ जो वन ऑफ द बिग टाइप्स हुआ कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन हो रहा है। जिस कंपनी में मैंने करियर स्टार्ट किया, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज, फाइटर जेट्स के इंजन बनाता है। अब वो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर में होगी, और बैंगलोर में भी किसके थ्रू? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो था, एचएएल, बहुत साल पहले सेटअप किया गया था। आज एचएएल और यूएस की जो बड़ी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, तो जी और एचएएल के बीच में टाई अप हो गया। तो इस तरह के अक्रॉस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी कौन है और भारत को सेम स्पेशलाइज्ड कंपनी, उनके बीच में कोलैबोरेशन किया जाएगा तो फायदा होगा। और उसमें सबसे खास बात यह है कि ये नहीं कि भारत में केवल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भारत में आप बना रहे हैं और फिर उसको भारत में ही और पूरे दुनिया में बेचे। एक और एग्जांपल जैसे देता हूँ एप्पल का। तो अभी क्या है कि भारत में बहुत सारे लोग एप्पल का फोन, अभी जैसे कि बॉम्बे में लॉन्च हुआ या दिल्ली में हुआ, तो लंबी लाइन लग जाती है एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 15 के लिए। लेकिन अब जो एप्पल के जो करंट सीईओ टिम कुक, उन्होंने भारत में भी बॉम्बे में और कुछ जगह पे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी।
तो जब बड़ी बड़ी कार कंपनीज, चाहे वो जनरल मोटर हो, फोर्ड हो, टेस्ला हो, वो अगर आज भारत में बना सकती हैं, एप्पल बना सकते हैं, तो कोई इंडस्ट्री ऐसा बचा नहीं, कितना भी एडवांस इंडस्ट्री हो। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो कोई इंडस्ट्री बची नहीं जिसमें भारत में नहीं है। और तो मैं अगले स्लाइड पे आ रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल जैसे बनाया था। तो अभी फ्रांस का एक बहुत बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर है LH एविएशन, अब ड्रोन भी भारत में बनना स्टार्ट होगा। जनरल मोटर्स हम लोग सब जानते हैं, दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कार कंपनी। तो फोर्ड जनरल मोटर ने एक तरह से दुनिया में कार को बहुत लॉन्च किया था। आज वो जनरल मोटर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में करे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिमिलरली किया एक कोरियन कंपनी है, किया ने $1 बिलियन का अपना कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, वो भी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो कुछ स्टेट्स है भारत में जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन को काफी कर रहे हैं। महाराष्ट्र तो हमेशा से काफी आगे रहा है, बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या बाकी सारे स्टेट्स भी अब आपस में कम्पीट करें, वो सबसे बड़ी चीज है। चेन्नई का भी उदाहरण लूंगा कि हिटाची जो है, हिटाची ने कहा कि हम चेन्नई में अपने करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के अभी 10,000, उसको वो 13,000 बढ़ाने वाले हैं। सिमिलरली चाइना की भी एक कंपनी है जो वो तो जानते होंगे, उनका जो डलान वांडा ग्रुप है, चाइना की भी कंपनी आज भारत में हरियाणा में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिमिलरली लॉकहीड मार्टिन एक डिफेंस का है, बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही हाई प्रायोरिटी और बहुत ही एक तरह से सिक्योरिटिव टेक्नोलॉजी है। बहुत से एरिया में अमेरिका जनरली अपने हाई टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में नहीं जाने देता। लॉकहीड मार्टिन जो है ना, F-16 की जो एयरक्राफ्ट है, उसके लिए उन्होंने भारत के इंडियन एयरफोर्स को अपना बेचना स्टार्ट किया, तो उसके साथ में उनका भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगा। सिमिलरली बोइंग भी सियाटल के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। सियाटल जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन है, वहाँ और भी एक बहुत बड़ी कंपनी बोइंग है ना। बोइंग के भी असेंबली फाइटर प्लेन्स, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वो अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर वाइज जो फोकस हो रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है। रादर देन कि हम लोग फोकस करें कि केवल IT में या सॉफ्टवेयर में काम हो, अब हम लोग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में, एयरक्राफ्ट में, डिफेंस इक्विपमेंट में, मोबिलिटी में, हर फील्ड में। माइक्रोमैक्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे कि अगर हम लोग सब लोग फोन यूज करते हो, तो स्मार्टफोन बनाने की बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोमैक्स, बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। और माइक्रोमैक्स ने राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब में $2 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। सिमिलरली क्वालकॉम एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब कि हेडक्वार्टर तो सैन डिएगो में है, अमेरिका के सैन डिएगो, बट क्वालकॉम ने भी भारत की बहुत सारी हार्डवेयर कंपनी के साथ टाइप करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं स्लाइड 7 पे अभी था, उसके बाद मैं 8 पे जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, अभी स्लाइड 8 पे भी जा रहा हूँ अगला। चलिए मैं साइलेंस को मान लेता हूँ एक्सेप्टेंस हो। तो अगला जो 8 स्लाइड है कि भारत में बनाने के क्या फायदे क्या है। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, तो उसके फायदे क्या है कि भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को और इवन डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव दिए है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद दिया है कि अगर आप मतलब कि 2014 में स्टार्ट किया था, उसका रिजल्ट भी दिखना स्टार्ट हो गया है कि अगर कोई भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हो, भारत में कोई अपना सेटअप करना चाहता हो, तो भारत उसको एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो अगर भारत में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे वो आप आईफोन बनाओ, चाहे जनरल मोटर के कार बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, तो आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने के चलते गवर्नमेंट भी उसमें आपको फाइनेंशियल सब्सिडी भी देगी और इन्वेस्टमेंट भी लगाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा एक और चीज करता हूँ कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं कि कुछ सेक्टर में 100 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था, किससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से। जैसे डिफेंस में 49% ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड है, लेकिन भारत ने कुछ सेक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट बैंक्स, कॉफी, रबर प्लांटेशन, इन सारी चीजों में 100% FDI अलाउ कर दिया। तो 100% FDI का मतलब है कि कोई अमेरिका की कंपनी या जापान की कंपनी या इवन चाइना की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनको 100% FDI चाहे तो कर सकते हैं। मतलब 100% ओनर उस विदेशी कंपनी का 100% ओनर होगा, ओनरशिप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश कर रही है, तो भारत उसको अलाउ करेगा और इंकरेज करेगा। सिमिलरली डिफेंस सेक्टर में भी, जैसे मैंने बोला था, 49% FDI अलाउ कर दिया गया है। और कुछ इंडस्ट्री जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह में ऑलरेडी 26% से लेकर 49% तक का अलाउड हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस लेवल का कर सकते हैं। सिमिलरली भारत में जो फॉरेन इक्विटी कैप्स है, यानी कि फॉरेन इक्विटी हुआ था, जैसे कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो मान लीजिए कोई भारत
के बाहर की कंपनी वो चाहते हैं कि मैं भारत की बड़ी कंपनी, चाहे वो टाटा हो या इन्फोसिस हो, बिरला हो या किसी बड़ी कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट का लिमिट्स भी अलग अलग इंडस्ट्री में बढ़ाया जा रहा है और सिंप्लीफाई किया जा रहा है। और उसके चलते क्या हुआ है कि कुछ कंपनीज में जैसे कि कोई सैटेलाइट लगाना चाहा या क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, एयर ट्रांस करना चाहता, तो उसमें कहीं कहीं पे 74% टू 100% लगाया गया। लास्टली मैं स्लाइड 9 पे जा रहा हूँ। स्लाइड 9 इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें बात अतुल जी, अब एफडीआई बच्चे नहीं समझते होंगे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझते हैं, तो जी जी बता दीजिए। जी हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एफडीआई क्या हुआ कि एफडीआई का फुल फॉर्म हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा अरबपति आदमी, बिलियनर है, बिलियनर मतलब $1 बिलियन लगभग 8 करोड़ हो गया, 8,000 करोड़। तो अगर कोई बिलियनर अगर चाहता है कोई कंपनी या कोई इंसान, बहुत सारे, मान ले कि जेफ बेजोस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट गाय, अमेजन के जो सीईओ हैं, या बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बट उनकी कंपनी क्या करती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन हो, वो अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, या जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बैंक्स ज्यादा एफडीआई में आते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स दुनिया की वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के फील्ड में इन्वेस्ट करती है, या जेपी मॉर्गन, ये भी बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स दुनिया के आप बोल सकते हैं। जेपी मॉर्गन दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका भी वन ऑफ द बिग बैंक्स है। अब ये सारे जो, और उसके अलावा एक और एंगल आता है कि प्राइवेट इक्विटी भी एक चीज होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा प्राइवेटली इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक मार्केट पे नहीं, बट उनके हाथ में, उनके जो फाउंडर हैं, ओनर, उनके हाथ में किसमें कहाँ लगाते हैं। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट लगाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्ट्रिक्शन था, वो रिस्ट्रिक्शन 100% अलाउ कर दिया गया। तो एफडीआई का ये मतलब है कि बाहर की कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, तो वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि बाहर की कंपनी या बाहर का कोई इंसान, अमीर इंसान, वो अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कॉफी, रबर या ड्यूटी फ्री शॉप, या इवन मेडिकल सर्विसेज डिवाइस में, उनमें भी 100% अलाउ कर दिया गया। डिफेंस में अभी भी केवल 49% ही अलाउ किया गया है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का रिस्क है। जैसे डिफेंस में आप गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहते कि किसी बाहरी के हाथ में 100% कंट्रोल दिया जाए। सिमिलरली जैसे कि एफडीआई में क्या है कि थोड़ा बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि बाहर से कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं चाहता है कि बहुत सारे लफड़ा या पचड़ा रहे कि ये परमिशन लेना है, वो परमिशन लेना है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी भारत सरकार ने एफडीआई पॉलिसी को हर सेक्टर में क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और लास्टली जो पॉइंट बता रहा था कि फॉरेन इक्विटी का जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था, उसको भी कुछ सेक्टर्स में 74% से 100% बढ़ा दिया गया, जैसे कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, नॉन स्केड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर लोन लेते हैं तो उसको लोन को क्या कहते हैं, किसी का क्रेडिट वर्दिनेस की वो लोन देने लायक है या नहीं है, तो ये काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करते हैं। जैसे भारत की कंपनी इकरा, आईसीआर है, सिमिलरली अमेरिका की कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज। तो एस&पी, मूडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनके रेटिंग के हिसाब से किसी कंपनी में या किसी देश में इन्वेस्ट करने लायक है नहीं है। अगर कल को एस&पी ने, जैसे कुछ अभी लास्ट ईयर का एक बड़ा न्यूज है कि अमेरिका की रेटिंग, अमेरिकन कंपनी एस&पी और मूडीज, इन लोगों ने अमेरिका की ही रेटिंग थोड़ी नीचे कर दी, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अमेरिका की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। सिमिलरली अगर भारत की किसी कंपनी का या भारत के किसी इंडस्ट्री का अगर लोग रेटिंग बढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, कल को किसी एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं लोग होते हैं जिनकी उनके एक स्टेटमेंट से पूरे कंपनी की इकोनॉमी हिल जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक रे डैलियो है, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट हेज फंड के ओनर्स है, ब्रिज वाटर एसोसिएट। अब कल को रे डैलियो ने भारत के फेवर में बोल दिया कि हम ब्रिज वाटर एसोसिएट अब भारत के प्रति थोड़ा
बुलिश है, बुलिश यानी कि हम लोग बात करते पॉजिटिव है। तो अगर एक रे डालियो ने बोल दिया, या कल को जेपी मॉर्गन चेज के जो सीईओ हैं उन्होंने बोल दिया कि भारत में हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दुनिया के बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल्स का इन्वेस्टर तो है, बड़े बड़े कंपनीज भी, बड़े बड़े इकोनॉमीज भी, उनको भी लग जाता है कि भारत एक अच्छा जगह है। रे डालियो इन्वेस्ट कर रहा है, जेपी मॉर्गन इन्वेस्ट कर रहा है, जेमी डायमंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो भारत इन्वेस्ट करने के लिए काफी अनुकूल स्थिति है। तो इस कारण से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट आता है तो जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा पान का दुकान खोल रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं, या छोटा सा एक कंप्यूटर का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन कोई भी खोलने के लिए हमको थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। तो उसीलिए कैपिटल का इनफ्लो आना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्टली मैं आ रहा हूँ अगले स्लाइड पे, मेक इन भारत का टैक्स एस्पेक्ट। क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो चाहे इंडिविजुअली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, या किसी मान लो कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, किसी को सोचना है कि मुझे जमीन लेनी है, तो मुझे जमीन मैं अभी नोएडा में लूं, गुड़गांव में लूं, दिल्ली में लूं, कि मैं पटना में खरीदूं, तो उनके लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे टैक्स पॉलिसी अच्छी है, ताकि हमको कम से कम टैक्स देना पड़े। आपको लैंड पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है, जिस इंडस्ट्री में हो, तो हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई टैक्स। तो टैक्स पॉलिसी को एक तो गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाई किया है। पहले क्या है कि इतने सारे टैक्सेस रहते थे कि भारत बहुत लोग डरते थे कि इतना सारा टैक्स से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं लेते। उस पूरे पॉलिसीज को जब से ये वैट लाया, तो तब से आसान कर दिया। हेलो, हाँ सॉरी, Good morning. How are you? जी हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। Yeah, it's me, Marcel. सॉरी, कैन यू कम अगेन? अतुल जी आप बोलिए, कोई उनसे बात कर रहा था, हमको लगता है कि अच्छा, लगता है गलती से साइड में दूसरा कनेक्शन हो गया। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। तो मैंने जैसे बताया, अभी तक बता रहा था, टैक्स के बारे में बता रहा था। कोई किसी को कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है कभी भी। और लास्टली एक और चीज बता रहा हूँ कि इंसेंटिव पॉलिसी क्या होता है ना, कि किसी को भी, किसी इंसान को हो या सरकार को हो या कंपनी को हो, अगर आप इंसेंटिव देंगे तो ज्यादा होगा। किसी बच्चे को अगर ये इंसेंटिव मिलता है अतुल कि जी, अपना होम, एक मिनट, राज कुछ पूछना हाँ चाहता पूछिए। है। जी जी, पूछिए। सर, जो टैक्स का डिफरेंस है इंडिया और अदर अमेरिकन कंपनीज में, अदर कंट्रीज में जो आप बता रहे हैं सर, उसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? और सर अभी आप कौन से स्लाइड में, क्योंकि ये अभी स्लाइड जो है वो स्लाइड नंबर 9 है। हाँ, स्लाइड नंबर 9 में था। हाँ, उसके बाद में 10 पे जाने वाला था, बट अभी 9 पे। आप बिल्कुल सही बोले, टैक्स वाला स्लाइड 9 है। तो टैक्स से क्या होता है ना, कि मैं बता रहा था कि टैक्स जो पॉलिसी है, आप सब लोग या एटलीस्ट आप लोग के पेरेंट्स भरते होंगे, तो हम लोग इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली सरकार को देना ही पड़ता है। अगर हम इनकम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार का छापा पड़ सकता है घर पे। तो एक इनकम टैक्स हो गया। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो बहुत सारा जो टैक्स है ना, बहुत सारे टैक्स होते हैं कि आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अच्छा काम किया भारत सरकार ने, कि टैक्स की पॉलिसी को तो ओवरऑल थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। उसमें क्या है कि आप कोई आप कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो उस टैक्स के पॉलिसी को आप जितना आप एक जगह पे टैक्स दे रहे हैं, तो सेम चीज के लिए दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी ने कोई कार खरीदी, तो मान लीजिए कि आपने कार खरीदी, मान लीजिए आपने मारुति की कार खरीदी, मारुति सुजुकी की कार खरीदी। तो कार बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट पुर्जे आते हैं। अलग अलग पार्ट पुर्जे बनाने वाले जिस कंपनी है उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या है कि एक बार टैक्स का डुप्लीकेशन कभी कभी हो जाता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है, कि जो जितना वैल्यू ऐड कर रहा है, मान ली कार के मैन्युफैक्चरिंग में आपने केवल कार की इंजन बनाई, या किसी ने कार का गियर बनाया, किसी ने टायर बनाया, तो जिसने जितना टैक्स एक बार दे दिया उसको दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जितना वैल्यू ऐड किया उतना ही पे आपको टैक्स लगेगा। ये नहीं कि फिर अगले बार जब आपको कार बिक रही है तो टायर वाले को और गियर वाले को या इंजन वाले को दोबारा टैक्स, पुराने टैक्स है वो ऑलरेडी, जो कार का जो टैक्स है उन सारे पुराने टैक्स का भी क्रेडिट आपको मिलेगा। समझ में आया? यस सर, वैल्यू एडेड टैक्स। और उसमें एक और चीज जैसे गवर्नमेंट ने किया कि एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स किया, कि कुछ एरिया में उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक मिनिमम एक टैक्स ऑल्टरनेट टैक्स कर दे पाए, मतलब उसमें 5% सरचार्ज के साथ और एजुकेशन का सेस लगाकर आप दे सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लोगों के थोड़ा आसान हो गया
कि उसको आप 10 साल तक आगे कैरी कर सकते हैं। आपने एक बार दे दिया तो अगले 10 साल तक आपने टैक्स भरने में दे सकते हैं कि मैंने 2015 में वो टैक्स दिया था तो 2024 तक कम से कम उस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो भी बहुत सारे कंट्रीज के लिए फेवरेबल आता है। और LLP का इसमें कॉन्सेप्ट उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं तो कंपनीज का जो होता है ना फॉर्मेशन, तो क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड हो गई कि कंपनी का स्टॉक है, उनका स्टॉक जानते हैं, बट बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में जाने की जगह पे वो पार्टनरशिप मोड में आप काम करती हैं, तो उनको LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनल जो फाइनेंस है और आपकी जो कंपनी है या आपका पार्टनरशिप, दोनों का मिक्सअप नहीं होगा। अब जैसे मैं अतुल कुमार हूँ, मैं मान लीजिए मेरे अपना यहाँ पे घर है या कार है जो भी है, बट मेरे जो बिजनेस का असर मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पे, मेरे परिवार पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों के लिए पार्टनरशिप या कंपनी रजिस्टर करके चलाते हैं ताकि आपका पर्सनल फाइनेंस अलग रहे और आपका जो बिजनेस जो है वो अलग है। तो आपका और आपके बिजनेस के बीच का वो सेपरेशन भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए अब स्लाइड 9 के बाद स्लाइड 10 पे आ रहा हूँ, अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो स्लाइड 10 में क्या है कि इंसेंटिव पॉलिसी की बात करें। मेक इन भारत के लिए इंसेंटिव बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स दे रहे हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $1 बिलियन की अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करती है तो उनको 15% का डिप्रिसिएशन मिलेगा 31 मार्च 2016 तक। तो बहुत बड़ी चीज है कि कल को एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला या कोई भी बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लीजिए सैमसंग, तो अगर भारत में अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है $1 बिलियन, $1 बिलियन रुपया से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो उनको 15% का डिप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल 31 मार्च 2016 तक। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है लोगों के लिए, ये अपनी फैक्ट्री भारत में लगाने के लिए। उसी तरह के अलग अलग सेक्टर में उन्होंने मार्केट वाइज सेटअप किया है। और हमारे कुछ भारत के कुछ राज्य हैं जो कि रिमोट एरियाज में है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट। अब आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम उधर जाते हैं तो वहां पे जाना, ट्रैवल भी थोड़ा दूर है क्योंकि रिलेटिवली काफी डिस्कनेक्टेड है, पहाड़ी क्षेत्र है, डिफिकल्ट है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तर, तो उन लोगों के लिए भी अलग इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वहां अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पे अपना इन्वेस्ट करते हैं तो वहां दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है। और एक और सबसे बड़ी खास है कि स्टेट वाइज भी अलग इंसेंटिव है। कल की बिहार गवर्नमेंट का कुछ अलग इंसेंटिव है, झारखंड गवर्नमेंट का अलग इंसेंटिव है, महाराष्ट्र का अलग इंसेंटिव है। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हो गए, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बहुत ही जरूरी है जानना कि आप जिस स्टेट में अगर आप कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उस स्टेट का भी पॉलिसी जानना था कि वो स्टेट हमको क्या देता है। बहुत सारे स्टेट जो होते हैं ना वो आपको जमीन खरीदने में आसान कर देंगे। ज्यादातर कोई फैक्ट्री लगाना, सबसे बड़ी जो समस्या आती है उनको जमीन खरीदने में। एक बहुत सरल उदाहरण है जो बहुत समझ में आएगा। बहुत साल पहले टाटा एक फैक्ट्री नैनो कार के लिए एक फैक्ट्री लगाना चाहती थी बंगाल में, लेकिन बंगाल में उनको काफी परेशानी आई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुजरात सरकार ने उनको सारा जमीन और जो भी इंसेंटिव तुरंत दे दिया। तो आज जो फैक्ट्री, जो टाटा की जो नैनो कार की फैक्ट्री जो गुजरात में खुलने वाली थी, वो सीधा वो खुलने वाली थी सॉरी बंगाल में, वो बंगाल की जगह गुजरात में खुल गई। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अगर कुछ अपने टैक्स इंसेंटिव दे, या जो उनके पास होते हैं हाथ में कि उन्होंने स्टैंप ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दिया लैंड एक्विजिशन पे, या तो अगर बिजली, बहुत सारे लोग बिजली वगैरह के केस में कहीं कहीं फ्री दिला देते हैं और कहीं है कि आपको वहां पे हम बिजली, पानी, जो भी आपको सुविधा चाहिए तो वो हम आपको वहां पे बिजली पानी की सुविधा दिला देंगे। तो ये सारी इंसेंटिव देती है लोकल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बहुत आसान होता है कंपनीज के लिए वहां इन्वेस्ट कर पाना। और लास्टली कुछ उदाहरण देने की बात है, अगले स्लाइड में, स्लाइड 11, लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड है। तो इसमें क्या है कि ये तो बातें होंगे कि इंसेंटिव अच्छा है, पॉलिसी अच्छी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ उदाहरण, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, तो उसमें 2-3 एग्जांपल हमने दिया है। ये पुराने हो गए, अब साइरस मिस्त्री रहे नहीं टाटा के चेयरमैन, या चंदा कोचर के ICICI के चेयरमैन, लेकिन इन 3 बड़े लोग, आप सब जानते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, मतलब कॉन्ग्लोमरेट है, दुनिया के टॉप कॉन्ग्लोमरेट में। रिलायंस आज भी वो दुनिया इतनी बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में है। ICICI बैंक, अब वो भी अब चंदा कोचर नहीं रही, वो मेरे सीनियर भी टाइम हम। तो चंदा कोचर
मुकेश अंबानी, साइरस मिस्त्री, इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने भारत के बाद, साइरस मिस्त्री ने क्या बोला, मेक इन इंडिया इज अ टाइमली अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुकेश अंबानी जी ने बोला, मेक इन इंडिया इज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, नॉट अबाउट द पास्ट। यानी कि हम लोग वर्तमान और भविष्य के बारे में कर रहे हैं। मेक इन इंडिया आज और भविष्य की बात हो रही है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब आगे क्या होने वाला उसकी बात करते हैं। तो मुकेश अंबानी जी, आप सब लोग जानते हैं कि उनका जो रिलायंस कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज है, और भारत में उन्होंने जैसे कि जियो फोन लाया, जियो फोन के चलते कितना बड़ा क्रांति आ गई गांव गांव तक। मैं अपने गांव में, मैं बिहार के छपरा जिला में जाता हूँ, अपने केवानी गांव जाता हूँ, और गांव में भी मैं अपने एक लोकल स्मार्टफोन लेके जाता हूँ जियो का, और मेरे पास इंटरनेट और फोन कनेक्टिविटी रहता है। तो ये छोटी छोटी चेंजें बहुत बड़ी हो जाती है लॉन्ग टर्म में। सिमिलरली बड़े बड़े लोग, चाहे साइरस मिस्त्री, अंबानी हो या चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ थी, अभी तो चेंज हो गई, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अगर छोटे छोटे जगह पे अपना ब्रांच खोल रहा है, या फाइनेंस कंपनी, इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी तो इन्वेस्ट करती है, या कोई स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी हो, तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो फाइनेंसर्स हैं, वो लोग भारत के मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लास्टली मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, शायद पहले भी दिया था पर उसको रिपीट करता हूँ समराइज करने के लिए। महाराष्ट्र ने मेक इन इंडिया के थ्रू 2436 MOU साइन कर लिए, बड़ी संख्या है, जिसमें 6.11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज है, और 28.2 लाख जॉब क्रिएट होगा। ये महाराष्ट्र के जो उस समय के उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनका ये स्टेटमेंट है। सिमिलरली अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी ने 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, महिंद्रा ने 8,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। सिमिलरली एक एसेंडास नाम की कंपनी, उसने 4,571 करोड़ इन्वेस्ट किया राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में, जो कि सरकारी फर्टिलाइजर जॉइंट है, 6,204 करोड़। तो इतनी बड़ी बड़ी जो अमाउंट है, हम लोग देख रहे हैं 1,000 करोड़ की बात करें, हम लोग एज ए आम इंसान हम लोग बात करते हैं, कोई लखपति हो गया तो बड़ा होता था, पर अब करोड़पति हो बड़ा, यहाँ करोड़ की बात नहीं, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़, 4,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी संख्या के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यही एक तरीका है कि भारत आज वर्ल्ड लेवल पे दुनिया को एक टक्कर दे सकता है, वर्ल्ड लेवल पे आ सकता है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 424 MOU साइन हुए, ये भी थोड़ा पुराना डेटा है, बट इतने जो MOU साइन हुए, चाहे वो मर्सिडीज बेंज और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या एक रियलिटी फॉर्म एसेंडाज हो, या बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है नोवोजाइम्स, तो ये महाराष्ट्र में कर रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे बड़ा मेक इन इंडिया के लिए इंसेंटिव क्या हो सकता है कि लोग बातें नहीं कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। और तो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है चाइना की कंपनी है, चाइना मशीन इंजीनियरिंग कंपनी, वो 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है मेरे ख्याल से। सिमिलरली एक मैरीटाइम बोर्ड है, वो LNG टर्मिनल है, जो बहुत बड़ा, जो हमारा जो इंटरनेशनल टर्मिनल है, उसमें 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल को पॉइंट यही है, और लास्ट मैंने अपने स्लाइड में 12वां स्लाइड अगर किसी के पास है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले दशक में 9 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है। तो हम सारे लोग सॉफ्टवेयर, IT, टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलियर है, बट मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत ने जो बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं लीप लिया है, एक जंप लाया, छलांग लगाई है, तो वो बहुत बड़ा चीज है। और ये अगले दशक तक भारत में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो अब मैं यहीं पे अपनी स्लाइड खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को वापस की स्लाइड पे जाना है तो वापस जा सकते हैं, या किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, वही बेस्ट रहेगा। ठीक है ना सर, शिव सर, क्वेश्चन आंसर। कि जो स्टूडेंट हैं जो कैरियर खोज रहे हैं, इस मेक इन इंडिया, मेक इन भारत के कारण अपने को कैसे ट्रेन करें ताकि अगले 2-4 साल में जब भी वो जॉब लायक हो तो जॉब मिल सके उनको। और इसको जोड़ते हुए आप अपना भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। जहां बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी इसको आप देख सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ शिव सर, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि मारुति सुजुकी की फैक्ट्री लगी हरियाणा में, तो मारुति सुजुकी ही नहीं लगा, मारुति सुजुकी कार बनाने वाले बहुत सारे जो
कंपोनेंट सप्लायर्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज है, वैसे हजारों लाखों लोग। तो मारुति में तो मान लें कुछ हजार कुछ लोगों को जॉब मिला होगा, मारुति की फैक्ट्री में काम करने वाला वो पूरा जो गुरुग्राम का जो एरिया ही बदल गया। आजकल को आज तो गुरुग्राम आईटी और बीपीओ सेक्टर में बहुत बड़ा हो गया है, पर उसके मेन जो ट्रिगर जो था वो मारुति का वो एक फैक्ट्री, जैसे एक फैक्ट्री के चलते बहुत सारे बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज खुली, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली। अब कल को मान लीजिए कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने वाले लोग हैं तो रहेंगे, उनको रहने के लिए घर चाहिए। तो कल को जो डीएलएफ बहुत बड़ा गुरुग्राम का बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस है, कल को फैक्ट्री है, लोग हैं, तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, लोगों को कार चलाने के लिए कार भी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। हीरो होंडा बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रही है। तो जो आप फैक्ट्री लगती है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एम्प्लॉयज कार भी यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, और रेस्टोरेंट में खाते हैं। वहाँ के लोकल जो रेस्टोरेंट है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शिव सर ने पूछा, तो मैं स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों में से अगर कोई चाहता है कि कोई स्टार्टअप शुरू करे, तो स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है, वो उस पर कभी अलग किया सकता है। स्टार्टअप इंडिया पे आप लोग रिसर्च कीजिए, बहुत इंसेंटिव, गवर्नमेंट आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएगी। कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। तो ये चिंता होती है बिजनेस और स्टार्टअप पूरे इंडियन इकोनॉमी, तो बड़ी बातें होंगी, पर ज्यादातर स्टूडेंट को ये होता है कि मैं जब पढ़ाई पूरी करूंगा या कल करने के बाद मेरे नौकरी कहाँ मिलेगी। तो नौकरी का जो शिव सर ने जो हिंट दिया, तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि आपकी नौकरी जो आने वाली है अगली ना, वो उस पर आती है कि अभी आप किस इंडस्ट्री के लायक हो। अगर आप कार के कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का थोड़ा नॉलेज होगा, आपको थोड़ा बहुत कार मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज है, तो आपकी इंजीनियरिंग स्किल जो आपकी है उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा अगर आप जानते हैं तो ज्यादा आसान है। सिमिलरली अगर आप मोबाइल फोन कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सैमसंग या मोटोरोला या कोई इस तरह की बड़ी कंपनी ज्वाइन करें, तो आपको मोबाइल फोन के टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो एक तो हार्डवेयर में आपका सीखेंगे तो आपको फायदा होगा, दूसरा सॉफ्टवेयर में सीखेंगे तो फायदा होगा, और सबसे लास्ट चीज कि एक चीज बोलते हैं डोमेन एक्सपर्टीज, कि उस डोमेन की एक्सपर्टीज है। हमको नहीं आता है कुछ बनाना, हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है और हम सॉफ्टवेयर भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट है, आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री अच्छे से आती है, आपको बैंकिंग अच्छे से आती है, तो आप उस डोमेन एक्सपर्ट के रूप में फिर उन्हीं सारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। किसी कंपनी में एप्पल के कंपनी में काम करने वाले सारे लोग एप्पल नहीं बना रहे थे, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में उनके यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ केयर के अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्टीज लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लीजिए। और बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, आप वहां से आप सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। कल को आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी कैसे मानेगी कि आपने जो बीटेक किया या बैचलर्स किया, आपने मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में किया या सोशियोलॉजी में किया, या आपने मतलब इंजीनियरिंग ही किया, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं। तो मैं कहूंगा कि आप अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड करते रहिए, अपडेटेड करते रहिए और सर्टिफिकेशन लेते रहिए। शिव सर, आई होप कि अग्री कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और किसी को क्वेश्चन पूछना प्लीज पूछिए। ओके, अगर नहीं कुछ है तो फिर कॉल बंद किया जाए। ठीक है, अगर अब अंतिम चांस है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर 1 मिनट में कॉल। राज हाथ उठाया है, राज पूछो। हाँ राज पूछिए। सर, मेक इन इंडिया या मेक इन भारत, इसमें जो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सर ऐसा भी हो सकता है कि भारत में अभी सिर्फ जैसे कि आईफोन की असेंबलिंग शुरू होने वाली थी, ऐसा मैंने सुना था, फिर और भी बहुत सारी कंपनी से जिनकी असेंबलिंग शुरू होने वाली है इंडिया में, लेकिन फिर
हाँ, एलोन मस्क से एक हुआ था कि वो टेस्ला मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा लगा दिए थे। तो इस पे गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है कि जो बाहर के कंपनी से वो इंडिया में आके अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, जिसके कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल सके। तो वहां पे उनको मतलब टैक्सेस को कम करना चाहिए दूसरे स्टेट्स के, दूसरे कंट्री के कंपनीज के लिए, बट यहाँ पे सरकार बढ़ा रही है। तो इस पे क्या मतलब? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राज आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। उसमें क्या है ना कि देखिए, एलॉन मस्क टेस्ला कार मतलब वो बहुत सारे फील्ड में है, स्पेस एक्स से लेके टेस्ला, लेकिन टेस्ला कार भारत में चाहते हैं कि बिके। लेकिन वो टेस्ला कार का ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होगा, तो भारत सरकार नहीं चाहेगी ना कि आप चाइना में बनाइए और भारत में बेचिए। अगर आप भारत में बेचना चाहते हैं टेस्ला कार, तो आपको भारत में बनाना पड़ेगा, और भारत में बनाना पड़ेगा तो उसके लिए है ना कि जो चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी के जो सीईओज होते हैं, वो अपने कंपनी के हित में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करके गवर्नमेंट से अच्छे टर्म्स ले, इंसेंटिव ले। तो अच्छे इंसेंटिव तो गवर्नमेंट देना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपना ये देखना पड़ेगा, हित देखना पड़ेगा ना कि हमको जितना मिल रहा है उसी हिसाब से हम आपको बेनिफिट देंगे। आपको भारत में आपको कार बेच रहे हैं, तो कार बेच के लिए आपको मार्केट दे रहे हैं, हम आपको मार्केट एक्सेस दे रहे हैं, तो उस कारण से आप भारत में अपनी फैक्ट्री लगाइए। आप जितना फैक्ट्री लगाइएगा उसको अकॉर्डिंगली आपको उतना इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो बात है राज, वो क्या होता है ना, कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, वो कभी कभी क्या कहते हैं, मीडिया के थ्रू या अपने ओपिनियंस स्टेटमेंट के थ्रू थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको बार्गेनिंग पावर उनका सब बढ़े भारत में लगे कि देखो टेस्ला तो लगाना, एलॉन मस्क तो भारत में लगाना चाह रहा है, बट सरकार उनको नहीं दे। ऐसा नहीं है। वो डिस्कशन जो हो रही होती है ना, वो ऊपर लेवल पे टेस्ला के जो लीडरशिप है, एलॉन मस्क और भारत सरकार के जो एफडीआई रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स से मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में चल रहा होता है। तो उनकी आपस की थोड़ी बहुत नेगोशिएशन है, और जो बिजनेस में नेगोशिएशन जो चल रहा होता है वो प्राइवेट रूम्स में हो रहा होता है। वो पब्लिक न्यूज में जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर बनाया जा सके, इसलिए ये स्टेटमेंट आता है। इसलिए आप उसको न्यूज पे ज्यादा मत जाइए, थोड़ा आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह पे जितने भी जिस इंडस्ट्री का जानना है, तो एफडीआई गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत सारी वेबसाइट्स, और मेक इन इंडिया से लेकर आप जाएगा तो सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप कोई अगर चाहे तो शिव सर भी अलग भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो जितने भी इंडस्ट्री वाइज इंसेंटिव्स है, स्कीम्स है, इस पे काफी डिटेल में डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे भी है, मेक इन इंडिया का भी वेबसाइट वगैरह भी है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल। तो इसलिए जो न्यूज आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, मैं उसका बैकग्राउंड स्टोरी देना कि पीछे में वो आपस की खींचातानी चल रही होती है। ओके सर। सर, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है या एसआईपी? ये टॉपिक आज का नहीं है राज। कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो अलग टॉपिक है। वो एक बहुत ही टेक्निकल चीज है राज। इन्वेस्ट करने के लिए बिना किसी सर्टिफाइड जो आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हो, जिसके पास लाइसेंस हो, बिना किसी के सलाह के, कभी किसी के सलाह, अगर अतुल कुमार आज या शिव सर के इस कॉल में जनरेशन पे है, अतुल कुमार कुछ बोलता भी है तो अतुल कुमार की बात को क्या बोलता है, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि अतुल कुमार स्टॉक इन्वेस्टर है कि नहीं आप नहीं जानते। तो जब तक कोई लाइसेंस नहीं हो किसी इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री के बारे में उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट का सुझाव को सीरियसली मत लिया कीजिए। ओके सर। ठीक है सर। शिव सर, अब लगता है आज सारे प्रश्न हो गए। किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो कॉल बंद करेंगे। रघुवीर, तुम आए, बहुत अच्छा लगा। आशुतोष भी आया था, वो तो किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से बात करेंगे। थैंक यू अतुल, थैंक्स अ लॉट। अखिल जी, रिकॉर्डिंग